हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके प्यारा से चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत, जो कि आपका 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है। उसी का जो है हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग एक वीडियो जो है इस चैप्टर का कर चुके हैं। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग फटाफट जाकर के पहले देख लीजिए। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या हो गया, यानी कि पूरी दुनिया जो है दो भागों में बट गई थी। एक का जो अगुवाई है वो अमेरिका कर रहा था, एक का जो अगुवाई है वो सोवियत संघ कर रहा था। इसी को हम लोग दो ध्रुवीयता बोलते हैं, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे से पहला वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, फिर जो है चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था बर्लिन की दीवार के बारे में। बर्लिन की दीवार का जो निर्माण है 1961 ईस्वी में हुआ था। इसकी जो लंबाई 150 किलोमीटर है। ये 28 वर्षों तक जो है ये दीवार खड़ी रही थी। फिर इसके बाद 9 नवंबर 1989 को वहां के लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा जो है इसे तोड़ दिया गया था। फिर हम लोगों ने सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ा था। इसका जो पॉजिटिव विशेषताएं हैं, सकारात्मक विशेषताएं के बारे में पढ़ा था। फिर नकारात्मक विशेषता के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 1917 में जार का शासन का जो है अंत हो गया। जार का शासन का अंत के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा था, और आप लोगों ने 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। फिर हम लोग जो है सोवियत संघ के बारे में पढ़े। सोवियत संघ का क्या उद्देश्य था। सोवियत संघ में जितने भी देश थे, टोटल 15 देश शामिल थे, जैसे कि आप सबको पता है। उन 15 देशों को नाम हम लोगों ने जाना। फिर उसके बाद जो है सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी था, उसका नकारात्मक विशेषता क्या था, यानी कि उसका क्या क्या कमियां था, उसको भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को मैंने मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताया। उसके बाद फिर हम लोग जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के बारे में पढ़ा। चलिए आज का जो चैप्टर है वहां हम लोग पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन के कारण। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए, यूएसएसआर की समाप्ति में बोरिस येल्त्सिन की मुख्य भूमिका रही। यानी कि सोवियत संघ की जो समाप्ति हुई थी, तो इसमें मुख्यतः भूमिका किसका रहा था, येल्त्सिन नाम का आदमी का। ठीक है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नकारात्मक विशेषता को देखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो नकारात्मक विशेषता था, यानी कि इस सोवियत संघ के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका जो नकारात्मक विशेषता था, यानी कि जो वो अच्छे अच्छे काम नहीं कर पाते थे, इसी के कारण जो है उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ साथ रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये इनकी भी जो है समाप्ति की घोषणा कर डाली। समझ गए आप लोग, यानी कि इसी के नेतृत्व में जो है पूर्वी यूरोप के देश जितने भी थे, लगभग रूस हो गया, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, इन सभी देशों ने भी जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर डाली। और सोवियत संघ की समाप्ति के बाद 15 नए राष्ट्र का उदय हुआ। एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि जब सोवियत संघ की समाप्ति हो गई थी, तो उसके बाद जो है टोटल कितना देशों का निर्माण हुआ, तो टोटल जो है 15 देशों का निर्माण हुआ। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए आज का जो टॉपिक है वो है सोवियत संघ का विघटन के कारण, यानी कि सोवियत संघ का विघटन का क्या क्या कारण था, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है येल्त्सिन जैसे नेता का उदय होना, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि येल्त्सिन की जो है बहुत बड़ी मुख्य भूमिका रही थी। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का जो नकारात्मक काम था उसी को देख करके रिजाइन कर दिया। फिर इसी के उद्देश्य में, इसी के नेतृत्व में क्या हुआ, इसी के नेतृत्व में बेलारूस, यूक्रेन, रूस जो है इन्होंने भी सोवियत संघ की जो है मतलब समाप्त करने की जो है इन्होंने भी क्या किया, घोषणा किया, मांग किया। ठीक है, तो सबसे पहला जो है सोवियत संघ का विघटन के कारण में जो पहला कारण है वो है येल्त्सिन जैसे नेता का उदय होना। दूसरा कारण है आपका लोगों को गलत जानकारी देना कि यूएसएसआर विकास कर रहा है। ठीक है, ये गलत जानकारी देना कि जो यूएसएसआर है वो विकास कर रहा है। तीसरा था पश्चिमी देशों के विकास के बारे में सोवियत संघ की जनता में जानकारी का बढ़ना, यानी कि पश्चिम देश जो है काफी ज्यादा डेवलप कर रहा है, ऐसा जो है सोवियत संघ के जितने भी जनता थे, यानी कि बेसिकली बोल सकते हैं कि रूस के तरफ के जितने भी जनता थे, उन लोगों को बता था कि देखिए उधर जो है पश्चिमी देश जो है यूरोप जो है काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा जो है भ्रम फैलाया जा रहा था कि जो पश्चिमी देश है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, बहुत ज्यादा विकास कर रहा है, लेकिन जो पूर्वी देश है, जो हम लोग है, वो कम कर रहे हैं। तो ये भी भ्रम फैल गया लोगों के अंदर। चौथा कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा प्रशासन प्रणाली, यानी कि वही कम्युनिस्ट पार्टी का नकारात्मक शासन, बुरा शासन प्रणाली। ये लोग खाली क्या करता था, अपना जो पैसा वगैरह खर्च है सैनिक पर करता था, अपना गेहूं, किसान जो छोटे छोटे किसान थे उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। सारा जो पैसा है वो हथियार और गेहूं पर, बस ये हथियार और सैनिक पर, बाकी इसके तरफ बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं, ना गरीबों पर ध्यान देना, ना आम जनता पर, ना एजुकेशन सिस्टम। तो इन सभी चीजों का जो है बहुत ही ज्यादा कमी था। कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ही बुरा शासन प्रणाली था। पांचवा पॉइंट है जनता की तरफ ध्यान न देकर अधिकतर संसाधन तथा धन का उपयोग सैनिकों और हथियारों के पीछे किया गया, अभी मैंने आपको बताया। फिर अगला पॉइंट है आपका जनता की समाधान के लिए आधारित ढांचा, जैसे कि स्कूल हो गया, सड़क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सभी चीज जो है बिल्कुल भी उस समय नहीं था, सुचारू रूप से ये बिल्कुल भी नहीं था। समझ गए,
कृषि और उत्पादन क्षमता, औद्योगिक ढांचा में तेजी से गिरावट होना। और एक कृषि हो गया, एक उत्पादन क्षमता हो गया, और एक औद्योगिक यानी कि फैक्ट्री वाला जो सिस्टम है उनका जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरावट हो गया। फिर अगला पॉइंट है आपका, सोवियत संघ में शामिल 15 देशों की जनता का दमन जैसा एहसास करते थे। और सोवियत संघ में जो ये टोटल 15 देश थे, तो इन 15 देशों की जो जनता है वो दमन यानी कि एक प्रकार का दबाव जैसा जो है लोगों को हमेशा महसूस होता था, घुटन की जैसा महसूस होता था, ये 15 देश में जितने भी लोग थे। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, सोवियत संघ अपने नागरिकों की अर्थात और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा तथा इसका अंदरूनी संघर्ष भी विघटन में बड़ा कारण रहा। समझ गए, यानी कि सोवियत संघ जो है अपने नागरिकों की आर्थिक और राजनीतिक जीवन, मतलब बोल सकते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक जो आकांक्षा है उसको पूरा करने में ये क्या रहा, असफल रहा। और इसका जो अंदरूनी संघर्ष है वो भी विघटन में बड़ा कारण रहा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्यतः कारण था सोवियत संघ का। मैंने आपको बताया कि येल्तसिन जैसे नेता का उदय हो गया, लोगों को गलत जानकारी दिया कि यूएसएसआर सोवियत संघ जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, ये गलत जानकारी उनको दे रहा था। फिर उन लोगों को जो है कोई भ्रम ही फैलाया जा रहा है कि पश्चिमी देश जो है बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, इसके बारे में भी पता हो गया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन प्रणाली, सारा पैसा वगैरह खर्च करता था सैनिक के पीछे, हथियार के पीछे, किसानों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं, उत्पादन क्षमता, कृषि हो गया, औद्योगिक ढांचा सब कुछ खत्म, पूरा तेजी से गिरावट, 15 देश जो है वो घुटन महसूस करता था। ठीक है, तो ये सभी कारण थे। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट आपका, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो भी आपके दोस्त अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि देखिए पढ़ाई जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत ही मजे के साथ एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला पॉइंट आपका है, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कारण, किस कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी कि सोवियत संघ जो है खत्म हुआ, किस कारण हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि सोवियत संघ का जब सोवियत संघ खत्म हो गया, विघटन हो गया, तो उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखिए, शीत युद्ध का जो है सबसे पहला अंत हो गया, जिससे दूसरी दुनिया का जो है पतन हो गया। सबसे बहुत बड़ी पॉइंट है ये, देखिए। और आप सबको पता है ये कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, तो जब सोवियत संघ का मतलब की घोषणा किया और सोवियत संघ जब खत्म हो गया, तो सबसे पहला क्या हुआ कि शीत युद्ध का ना उसी समय अंत हो गया। शुरू कब हुआ था, 1945 में, और खत्म हुआ 1991 में। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन का परिणाम में सबसे पहला जो परिणाम था वो ये था कि शीत युद्ध का जो है अंत हो गया, और दूसरी दुनिया जिसको बोलते थे, यानी कि जो बोलते थे कि एक सोवियत संघ है, एक अमेरिका है, तो सोवियत संघ जो है पूर्ण रूप से खत्म हो गया, यानी कि दूसरी दुनिया खत्म हो गया। अब एक पहली दुनिया बच गया जिसका नाम था अमेरिका। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, 15 देशों जो सोवियत संघ में शामिल थे वो सभी देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और टोटल जो 15 देश जो सोवियत संघ में शामिल था, ये सभी 15 देश क्या किया, अपने आप को जो है आजाद कर दिया, एकदम आजाद घोषित कर दिया। ठीक है, तीसरा है, नई शांति की संभावना को जन्म मिला, एक नई शांति की संभावना को जन्म मिला, ये भी एक परिणाम है। चौथा पॉइंट है आपका, हथियारों की होड़ की जो है समाप्ति हुई, पूंजीवादी समाजवादी विचारधारा का टकराव कम हो गया और विश्व जो है चैन की सांस ली। समझ रहे कितना बड़ा पॉइंट है ये, ध्यान से देखिए। हथियारों की होड़ की समाप्ति, यानी कि हमेशा जो सैनिक के पीछे खर्च होता था, जो हथियार के पीछे खर्च होता था, वो तो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। और जो पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी मतलब जो कि अमेरिका मतलब लाना चाहता था, और समाजवादी जो कि सोवियत संघ लाना चाहता था, तो ये पूंजीवादी और समाजवादी के बीच जो हमेशा टकराव होता था, ये भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया और विश्व, पूरी दुनिया जो है चैन की सांस ले, यानी कि पूरी दुनिया अब जो है शांत हो गई। समझ गए। अब अगला पॉइंट आपका 5वां पॉइंट है, पूंजीवादी गुट का दबदबा बढ़ा। अब एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट भी बढ़ा था कि अमेरिका का जो है ना, जब सोवियत संघ खत्म हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब दो ताकतवर में से एक ताकतवर खत्म हो जाए तो एक ताकतवर का तो दबदबा बढ़ेगा। तो जब सोवियत संघ खत्म हो गया, उसके बाद जो है पूंजीवादी गुट का जो है दबदबा बढ़ा, अर्थात अमेरिका का जो है वर्चस्व जो है बढ़ गया। विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे विश्व बैंक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, ये जो है अमेरिका के कहने पर चलने लगा। चीजें आपको समझ में आ गई। पूंजीवादी गुट का दबदबा बढ़ा, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा, और जो भी विश्व का बड़ी बड़ी संस्थाएं था जैसे कि वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमेरिका के कहने पर ये सभी जो चलने लगा। छठा पॉइंट है आपका, मिखाइल गोर्बाचेव पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा। ठीक है, और मिखाइल गोर्बाचेव पर जो है सोवियत संघ के विघटन का, यानी कि सोवियत संघ जो है खत्म हो गया, सोवियत संघ विघटन जो हुआ, तो इसके पीछे किसका हाथ है, किसका आरोप, मतलब आरोप किस पर लगा, मिखाइल गोर्बाचेव पर। अच्छा, जो भी पार्ट 1 नहीं देखें थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, मिखाइल गोर्बाचेव कौन है। मिखाइल गोर्बाचेव दोस्तों वो जो है अंतिम राष्ट्रपति था, एक तरीके से बोल सकते हैं कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो ये मिखाइल गोर्बाचेव था। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में, और ये जो है 1985 से लेकर के 91 तक, यानी लगभग 6 साल राष्ट्रपति रहे थे, और ये जो है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति रहा था। ठीक है,
ये चीज को ध्यान रखिएगा, यही था मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव जो है कहीं ना कहीं हथियारों की होड़ की समाप्ति भी कम किया था, शीत युद्ध की समाप्ति, जर्मन एकीकरण, ये सभी चीज करने में जो है ना इसका बहुत बड़ा भूमिका है। और इस यही कारण है कि इसको आज भी बदनाम किया जा रहा है कि यही जो है सोवियत संघ को खत्म किया था। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। इस पर ऐसा आरोप जो है उस समय भी लगता था। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई कि मिखाइल गोर्बाचेव पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा दिया। ठीक है, तो हो सके तो यहाँ पर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए कि अगला पॉइंट आपका है शॉक थेरेपी के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉक देना, अचानक कोई शॉक दे दिया आपको, एक सरप्राइज होता है, एक शॉक होता है। दोनों का मीनिंग लगभग समझ सकते हैं कि सेम समझ सकते हैं, लेकिन शॉक का मतलब थोड़ा सा आपको अलग। सरप्राइज मतलब तो आपको खुश होते हैं, लेकिन शॉक मतलब एक प्रकार का बीमारी या फिर एक प्रकार का झटका, हार्ट अटैक आ सकता है, तो वो समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज यहाँ से आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी समझ में आपको आएगा। देखिए, शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि आपको घाव पहले पहुंचाया फिर आपका इलाज भी कर रहा है। समझ गए? तो शॉक थेरेपी का अर्थ क्या हो गया? आघात पहुंचाकर उपचार करना। ये जो है एक मॉडल था जो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित ढांचा के तर्ज पर तैयार किया गया था। यह मॉडल समाजवादी व्यवस्था अर्थात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों द्वारा अपनाया गया था। चीजें आपको समझ में आ गई? ये सबसे पहले शॉक थेरेपी का मतलब क्या हो गया? आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं झटका। थेरेपी का अर्थ होता है चिकित्सा। थेरेपी का अर्थ क्या होता है? चिकित्सा। शॉक का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, शॉक का मतलब होता है, शॉक का अर्थ है झटका तथा थेरेपी का अर्थ है चिकित्सा। तो झटका मतलब हो गया झटका, थेरेपी का मतलब चिकित्सा यानी कि इलाज करना, और झटका मतलब पहले झटका देना। तो शॉक थेरेपी का मतलब हो गया आघात पहुंचाकर उपचार करना, ट्रीटमेंट करना। ठीक है, ये जो है एक मॉडल था जो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित ढांचा के तर्ज पर तैयार किया गया था। यह मॉडल समाजवादी व्यवस्था अर्थात पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्यों द्वारा अपनाया गया था। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला देखिए, शॉक थेरेपी की कुछ विशेषताएं को हम लोग अच्छे से देखते हैं। चलिए, सबसे पहली विशेषता है साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण अर्थात बढ़ाव, यानी कि जो साम्यवाद पहले था, पहले तो साम्यवाद के द्वारा यानी कि सोवियत संघ के द्वारा शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, लेकिन इसकी विशेषता में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है, पहले साम्यवाद में था, लेकिन उसके बाद जो है ये पूंजीवाद की ओर संक्रमण रूप से जो है अर्थात बढ़ने लगा, यानी कि किसकी ओर? पूंजीवाद की ओर, यानी कि अमेरिका की ओर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका पूर्वी सोवियत संघ के सहायक देशों को आपस में ना जोड़कर सीधे पश्चिमी देशों से जुड़ा। और इसका जो दूसरा है वो ये है विशेषता कि पूर्वी देश जितने भी थे उनको ना जोड़ करके वो सीधा किसको जोड़ने लगा? ये शॉक थेरेपी वो जोड़ने लगा सीधा अमेरिका की तरफ सभी पश्चिमी देशों को, यूरोप की तरफ सभी पश्चिमी देशों को। ठीक है, तो पूर्वी संघ के सहायक देशों को आपस में ना जोड़कर सीधे पश्चिमी देशों से जुड़ाव। तीसरा पॉइंट आपका राज्य की संपदा का निजीकरण होने लगा, और राज्य का जितना भी संपदा था वो सभी क्या होने लगा? प्राइवेटाइजेशन होने लगा। जैसे अभी होता ना, जैसे हम लोग का रेल वगैरह जो है प्राइवेट को देने वाला है, एरोप्लेन वगैरह भी देखिए हो ही गया, तो उसी तरीके से ना ये भी जो है राज्य की जो संपदा का जो निजीकरण है वो भी क्या होने लगा? प्राइवेटाइजेशन होने लगा। समझ गए? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका पूंजीवादी प्रणाली से कृषि की जाने लगी, और ये पूंजीवादी प्रणाली जो अमेरिका का था उसी सिस्टम से, उसी प्रणाली से जो है क्या होने लगा? कृषि की जाने लगी, यानी कि खेती की जाने लगी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया, और जो भी सामूहिक फार्म था उसको जो है निजी यानी कि इसको भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जो भी सामूहिक था उसको भी क्या कर दिया? निजी फार्म में बदल दिया। छठा पॉइंट आपका शॉक थेरेपी का सर्वोपरि मान्यता मिल्कियत यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो स्वामित्व होने लगा, यानी कि शॉक थेरेपी का जो भी मिल्कियत था, जो भी प्रॉपर्टी था, समझ गए? तो ये जो है क्या होने लगा? ऑनरशिप होने लगा, यानी कि स्वामित्व होने लगा। यानी कि सिंपली समझ सकते हैं कि जो भी पार्टी जिसका था वो उसी का रहा, जो भी प्रॉपर्टी जिसका था। जैसे मेरा अगर मान लेते 2 बीघा जमीन था तो उस समय साम्यवाद में क्या था? वो तो सभी का था, सरकार का भी था, और भी मतलब कि क्योंकि आपको पता है साम्यवाद का मतलब भी होता है कि आपका जो संपत्ति है, आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो दौलत है, उस पर सरकार का हस्तक्षेप होना, सरकार का नजर होना, सरकार का कंट्रोल होना, नियंत्रण होना। उसी तरीके से पूंजीवादी में क्या था कि जो आपका संपत्ति है, जो आपका प्रॉपर्टी है, जो आपका दौलत है, उसमें क्या होगा? तो उसमें आपका हाथ होना, आपका कंट्रोल होना। तो ये जो शॉक थेरेपी का जो एक विशेषता वो ये था कि जो भी आपका प्रॉपर्टी था जो कि सरकार के कंट्रोल में था, तो वो जो है अब आपका होने लगा, यानी कि वो जो है आम जनता का होने लगा। वो जो है ऑनरशिप, स्वामित्व वो खुद होने लगा जिसका वो प्रॉपर्टी था। सातवां पॉइंट है आपका वित्तीय खुलापन। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए मुद्राओं की जो है आपसी बदलाव शुरू हो गया। और आठवां पॉइंट है मुक्त व्यापार नीति यानी कि फ्री ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, फ्री ट्रेड पॉलिसी को एक अच्छा नीति माना गया। चीजें आपको समझ आ गई? तो ये 8 पॉइंट है जो कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं हैं। बेसिकली आप लोग समझ सकते हैं कैसे कैसे जो है शॉक थेरेपी के बारे में हम लोगों ने आपको बताया।
प्राइवेटाइजेशन का मतलब वही होता है कि जो भी हम लोग जैसे आज रेल में कोई भी चीज़ में सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हैं, कोई ना कोई कंपनी को देते जा रहे हैं, तो प्राइवेट में क्या हो जाता है कि थोड़ा मनमर्जी हो जाता है। अगर मान लेते हैं कोई कुछ सिचुएशन में फंस गया तो वो वहाँ उसका मन करेगा जाएगा, नहीं करेगा नहीं जाएगा, पैसे भी कभी कभी भी बढ़ा सकता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। सरकारी अगर रहता तो हम लोग आंदोलन करते, हम लोग प्रोटेस्ट करते कि आप इतना महंगाई क्यों किए हैं, आप जो है जैसे इसी बार किसी कहीं कोई खतरा में फंस गया कहीं पे तो आप क्यों बचाने नहीं गए। तो सरकारी रहने पर हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, प्राइवेट रहने पर हम लोग, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, प्राइवेट रहने पर हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते उसको क्योंकि प्राइवेट है, आपका है। अब जैसे कोई घर आपका है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकारी रोड रहता है तो बहुत कुछ लोग करता है, कोई धान सुखाता है, कोई कुछ और करता है। चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए, शॉक थेरेपी का सबसे पहले हम लोगों ने विशेषता को देखा। अब देखते हैं शॉक थेरेपी के नतीजे अर्थात परिणाम को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको अच्छे से समझना है। देखिए, सबसे पहला आपका परिणाम में से सबसे पहला परिणाम है शॉक थेरेपी का, वो ये है जनता द्वारा शॉक थेरेपी के अंतर्गत देखा गया, जनता द्वारा शॉक थेरेपी के अंतर्गत देखा गया अच्छे विकास, अच्छी औद्योगिक ढांचा का सपना जो है चकनाचूर हो गया। यानी कि जो जनता मतलब देखा था कि ये शॉक थेरेपी अपनाने से जो है उनको ये फायदा होगा, यानी कि उसको होगा कि अच्छा डेवलप जो है काफ़ी होगा, औद्योगिक यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह का जो स्थापना है, जो उद्योग का स्थापना है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये सारा चीज़ नहीं हुआ, यानी कि ये जो सपना है उसका चकनाचूर हो गया। तो सबसे पहला परिणाम था शॉक थेरेपी का। दूसरा परिणाम क्या था कि शॉक थेरेपी से पूरी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई, यानी कि क्रम्बलिंग हो गई। समझ में आ गया? यानी कि जो भी पूरी अर्थव्यवस्था थी, कोई भी देश का जो अर्थव्यवस्था था वो पूरी तरीके से जो है चरमरा गया, पूरी तरीके से धस्त ध्वस्त हो गया। समझ गए? तो शॉक थेरेपी का जो है ये दूसरा परिणाम था। शॉक थेरेपी का तीसरा परिणाम है आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण। सरकार द्वारा आदेशित औद्योगिक नीति की बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, यानी कि आर्थिक ढांचे का जो पुनर्निर्माण है वो सरकार के द्वारा और आदेशित औद्योगिक नीति की बजाय ये किसके द्वारा हो रहा था? बाजार की ताकत कर रही थी। चीज़ें आपको समझ में आ रही। चौथा पॉइंट आपका ये है कि 90% लगभग 90% जो है उद्योग निजी कंपनियों को बेच दिया गया, और जितना भी फैक्ट्री था तो उसमें से लगभग 90% जो है फैक्ट्री किसको बेच दिया गया? निजी कंपनियों को, यानी कि इसको प्राइवेट कर दिया गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्या था? ये बुरा परिणाम था, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो आज के ज़माने में इंडिया में भी हो रहा है। ठीक है, तो लगभग 90% उद्योग जो है वो निजी कंपनियों को बेच दिया गया, ये भी एक बुरा परिणाम था। पांचवा था क्या कि रूबल अर्थात रूसी मुद्रा में गिरावट आई, और जो रूबल मुद्रा था, जो खुद का मुद्रा था रूस का, उसमें गिरावट आया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मुद्रा वाला फ्री वाला ट्रेड पॉलिसी कर दिया, अदलाव बदलाव कर दिया, तो यूरोप मुद्रा जो डॉलर है वो ज़्यादा चलने लगा, और जो रूबल है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रूसी मुद्रा क्या है? रूबल है। ठीक है, और रूबल में जो है काफ़ी गिरावट आई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि रूस में कौन सा मुद्रा चलता है? रूबल। भारत में जैसे रुपया, अमेरिका में डॉलर, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है आपका रूबल। पाकिस्तान में क्या बांग्लादेश में क्या चलता है? टका। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में टका। उसके बाद उधर सऊदी अरब, उधर में शायद रियाल वगैरह कुछ चलता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखिए आप लोग, मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई जो है बढ़ी, जिससे लोगों को जमा पूंजी भी चली गई। अब मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझिए। देखिए, मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई। सिंपली आप महंगाई समझ सकते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति की जो दर का सीधा प्रभाव है वो महंगाई पर भी पड़ता है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाली अस्थाई यानी कि परमानेंट या फिर टेम्परेरी वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। चीज़ें आपको समझ में आ गई। यानी कि सिंपली बोल सकते हैं कि वस्तुओं की जो प्राइस है, जो सेवाओं के जो मूल्य है, उसमें सिंपली तुरंत भरना या फिर थोड़ा देर से भरना, ये भी आपका मुद्रास्फीति है, जो कि आज के ज़माने में भी है। चीज़ें समझ में आ रही है। तो जो है उस समय महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, जिससे लोगों की जो जमा पूंजी था, जो सेविंग था, वो भी चली गई। ठीक है, सातवां पॉइंट है आपका, कृषि व्यवस्था जो है चौपट हो गई, जिससे खाद्यान्न संकट हो गया। आठवां पॉइंट है आर्थिक विषमता बढ़ी, खास करके कहाँ पर? रूस में जो है आर्थिक विषमता बढ़ी। नौवां पॉइंट है आपका, रूस में अमीर और गरीब हो के मध्य तिरछा विभाजन हो गया। रूस में अमीर और गरीब के बीच जो है मध्य तिरछा विभाजन हो गया। 10वां है माफिया वर्ग का फिर से उदय हुआ। 11वां है आग जैसा संघर्ष और तनाव का माहौल पूरी समाजवादी व्यवस्था अर्थात पूरे सोवियत संघ में फैल गया। यानी कि आग जैसा संघर्ष और तनाव का जो माहौल है पूरी समाजवादी व्यवस्था अर्थात पूरी सोवियत संघ में क्या हो गया? फैल गया। चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये शॉक थेरेपी का नतीजा, यानी कि एक बुरा परिणाम बोल सकते हैं, लेकिन शॉक थेरेपी को जब अपनाया गया तो उसके बाद जो है क्या क्या परिणाम हुआ उसको हम लोगों ने देखा। यानी कि शॉक थेरेपी के अंतर्गत हम लोगों ने उन चीज़ों को देखा जो कि आपको देखना चाहिए और जो कि बहुत पूरा है। तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों के लिए भी है, हमारे देश के लिए भी है। ठीक है, 90% लोग क्या हो गया, जब कंपनी को प्राइवेट कर दिया तो जाहिर सी बात है रोजगार भी बहुत कम हो गया, काम जो है ज़्यादा लेता था, सैलरी बहुत कम हो जाता था। ठीक है,
रूबल मुद्रा की समाप्ति हो गई। तो ये सभी चीज़ को जो है महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी। तो आप जो है इसको अपने शब्दों में अपने पॉइंटों में लिख सकते हैं। कम से कम एग्जाम में आपको 5 से 7 पॉइंट लिखना है, ठीक है, तभी आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग संघर्ष और तनाव के समय हुए घटनाक्रम, यानी कि जब संघर्ष और तनाव हो रहा था तो उससे उस समय जो है क्या क्या घटनाक्रम हुआ उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला है अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला। संघर्ष और तनाव में सबसे पहला घटनाक्रम क्या है कि अनेक गणराज्यों ने जो है गृह युद्ध और बगावत को झेला। दूसरा है रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। हिंसक अहिंसक नहीं, यानी कि खून खराबा वाला जो है आंदोलन चले। कहाँ पर? रूस की 2 गणराज्य में, एक का नाम था चेचन्या और एक का नाम था दागिस्तान। वहां पर जो है हिंसक अलगाववादी जो है आंदोलन चले, ठीक है। अगला पॉइंट है ताजिकिस्तान 10 वर्षों तक अर्थात 2001 तक गृह युद्ध का शिकार में रहा। और जो ताजिकिस्तान था वो लगभग 10 वर्षों तक, यानी कि टोटल 10 साल उसके अंदर जो है गृह युद्ध चला है 2001 तक, समझ रहे हैं। यानी कि 1991 से शुरू हुआ, जब सोवियत संघ खत्म हुआ, उसी का तो हम पढ़ रहे हैं, उसी का तो पढ़ रहे हैं ना कि संघर्ष और तनाव के समय क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। तो जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो टोटल 2001 तक, 1991 से 2001 तक जो है टोटल 10 साल तक ताजिकिस्तान पर क्या हुआ? गृह युद्ध चलने लगा, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका अजरबैजान के प्रांत नगरों काराबाग के कुछ स्थानीय लोग आर्मेनिया से मिलना चाह, समझ गए। और अजरबैजान के बारे में और आर्मेनिया के बारे में तो आप लोग सुन ही चुके होंगे कि इन लोगों के बीच भी जो है बहुत बड़ा विवाद है जमीन को लेकर के, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि अजरबैजान के प्रांत नगरों काराबाग के कुछ स्थानीय लोग जो है वो आर्मेनिया से मिलना चाह। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए तो आपको चीज़ें समझ में आ गई। संघर्ष और तनाव के समय जो मुख्य घटनाक्रम हुआ था क्या क्या हुआ था, यहाँ पर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग नारगोनो काराबाग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए नारगोनो काराबाग देखिए दक्षिण कॉकस के इलाके में स्थित एक क्षेत्र है। यह जो है कॉकस पर्वत श्रृंखला की हॉनी कॉकस पहाड़ियों में आता है। चीज़ें आपको समझ में आ रही है। मुझे एक काम करते हैं हम लोग, ये जो नारगोनो काराबाग है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसको आप लोग मतलब यूँ रखिए कि इसको ना हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी लंबी बन गई है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बताना ज़रूरी है। नारगोनो काराबाग के बारे में चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो जो पार्ट 3 आपका आएगा वहाँ पर हम लोग नारगोनो काराबाग के बारे में पढ़ेंगे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्र चाहने लगा, भारत और सोवियत संघ के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो है ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सभी जो है बहुत बड़ा प्रश्न आपका बन सकता है 5 नंबर वाला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट भी कीजिएगा, और जो पार्ट 1 नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, बहुत ही मजे के साथ उसमें भी आपको समझाए हैं, ठीक है। और वीडियो को जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। किसी को भी अगर पीडीएफ लेना है तो प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कोई भी पीडीएफ के लिए बहुत ही कम प्राइस में जो है आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। नंबर देख लीजिए 7667532320, ठीक है। लास्ट में जो है आपका 20 है, तो 7667532320 ये नंबर है। इसमें आप लोग जरूर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज जाकर के कीजिए और पीडीएफ वगैरह थोड़ा जल्दी ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग मेहनत कीजिए, ऐसे ही पढ़ाई कीजिए, या फिर खुद से नोट कीजिए, ऐसे ही मोबाइल देकर के नोट कीजिए, स्क्रीन देकर के ऐसे ही। तब तक मिलते हैं फिर नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।